क्या हालचाल बच्चों। सबसे पहले आपको अपना नाम बता दूं। मेरा नाम है विशाल शर्मा और मैं बेटा जी आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा बिजनेस मैथ्स, बिजनेस स्टैट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पे आपको सर्व किया जाएगा बाय मी। और मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट 15 साल से सीए फाउंडेशन के बच्चों को सर्व कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं बल्कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि बेटा आपका जो सीए फाउंडेशन का कोर्स है उसके अंदर आपका ऑलमोस्ट 80% और 80 मोर देन 80%, मान के चलो 85% का, यानी कि 100 में से 85 मार्क्स का आपका ऐसा आता है जो अप टू 10th लेवल आता है। और 10th लेवल तक का जब तक का आपने मैथ्स पढ़ा हुआ है, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि वहां पे भी जो दिक्कत रही होगी आपको या है उन सबको भी आपको अच्छे से समझाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो पेपर है वो पेपर है बेटा जी आपका, हाँ जी, बिजनेस मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड बिजनेस मैथ्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको बताऊं जो बिजनेस मैथ्स है बच्चे वो है आपका 40 मार्क्स। जो लॉजिकल रीजनिंग है वो कितना है आपका 20 मार्क्स, और जो बिजनेस मैथ्स है वो भी कितने का है आपका 40 मार्क्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिला के आपका कितने हो गए 100 मार्क्स हो गए, और इन सब का एडिशन करके भी आप देख सकते हैं कितने मार्क्स आ गए आपके 100 मार्क्स। ठीक है बेटा, अच्छा अब आपको बताना चाहूंगा और क्लियर करूं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन। बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आपका 100 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है बेटा, साथ के साथ बच्चों आपको टाइम अलाउड जो होता है वो होता है आपका 2 आवर्स। ठीक है, और बच्चे आपकी जानकारी के लिए बता दूं 2 आवर्स का मतलब क्या हुआ, आपका 60 मिनट 1 आवर्स में हो गए, तो 2 आवर्स के कितने हो गए 120 मिनट्स। अब आप समझ सकते हैं बेटा कि इस 2 घंटे में यानी कि इस 120 मिनट के अंदर आपका 20 मिनट तो 100 के 100 क्वेश्चनों को जैसे बारी बारी करके पढ़ोगे उतना तो टाइम खर्च हो जाए। एग्रीड इस बात से? जब आप बेसिकली 100 क्वेश्चन पढ़ोगे तो हर क्वेश्चन में जो भी टाइम लगेगा, तो मैं वही कह रहा हूं कि आपका एक तरीके से कहीं ना कहीं देखा जाए तो 20 मिनट तो खर्च हो जाएगा। एग्रीड? हालांकि जो एग्जामिनेशन में नेम वगैरह सब कुछ लिखते हैं उन सब के लिए तो टाइम मिलेगा, लेकिन आपका क्वेश्चंस पढ़ते वक्त आपका 20 मिनट तो खर्च हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि आपका 20 मिनट आपके जैसे ही खर्च हुए तो आपके पास एक तरीके से कितने बचेंगे
100 मिनट्स बचेंगे। क्लियर है? अब 100 मिनट्स बचेंगे तो बेटा समझो बात को बड़े अच्छे से कि आप लोगों के पास कितने क्वेश्चन है। आप लोगों के पास 100 क्वेश्चन है और 100 ही मिनट्स। तो यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपके लिए बना, हाँ जी, एक क्वेश्चन आपके लिए बना और हर एक क्वेश्चन आपका कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए? 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। हर एक क्वेश्चन आपका कितने टाइम में सॉल्व होना चाहिए? 1 मिनट के अंदर सॉल्व होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, आपका सिर्फ हमारी खासियत है कि हम अपने आप को ऐसा ट्रेन कर लेंगे या ऐसे ट्रेन हो जाएंगे कि सारे क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाएंगे। नहीं, वो क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने की वजह से वो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं कि टेक्निकल तो हो लेकिन उनको सॉल्व करने के लिए ज्यादा टाइम खर्च करना ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना कि आपके पेपर के अंदर रफ शीट्स अवेलेबल नहीं है बेटा। रफ शीट्स अवेलेबल नहीं है, कोई रफ शीट्स आपको पेपर में अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है ना? आपका जो पूरा A4 साइज का पेपर आता है, उस पूरे A4 साइज के पेपर में जो आखिरी पेज होगा सिंगल साइड, बस वो खाली होगा और वो एज अ रफ शीट ट्रीट होगा। उसके अलावा आपके पेपर में कोई आपको एक्स्ट्रा रफ शीट्स अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो अब जरा देखिए, आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, एक मिनट रुकिए, हाँ जी, तो हम आज की क्लास के अंदर आपके साथ जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करने हैं आपका कुछ और नहीं बल्कि क्या, बिजनेस मैथ्स। ठीक है बच्चे, और बिजनेस मैथ्स में भी हम सबसे पहला चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं आज की क्लास में। इस चैप्टर का नाम है आपका रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस और लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है बेटा, अब इस क्लास के अंदर हम चालू करते हैं आपका क्या, सबसे पहले रेशियो। तो रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो के लिए मैं बोलना चाहूंगा बेटा, इट्स अ कंपैरिजन between the two quantity of same kind. It's a comparison between the two quantity of same kind. और तुमने कहा सर इसका क्या मतलब है सेम काइंड का? सेम काइंड का मतलब है सेम यूनिट्स। सेम काइंड का मतलब होता है सेम यूनिट्स, यानी कि ऐसी दो क्वांटिटीज जिनका यूनिट ऑफ मेजर कैसा हो, सेम। एग्जांपल के तौर पे
अगर मान लो मैं कहता हूँ जैसे चाय बनाने की बात है, तो घर में हम जब चाय बनाते हैं तो बेटा जी आपका पहले क्या होता है कि दूध और पानी का जो मिक्सचर होता है, क्या बोला, दूध और पानी का जो मिक्सचर होता है वो बेसिकली आपका, दूध और पानी का जो मिक्सचर होता है वो बेसिकली सही, दूध ज्यादा हो जाता है या पानी ज्यादा हो जाता है, चाय में टेस्ट नहीं आता है, तो आप वहां पे क्या बोलोगे कि यार मुझे ना सही रेशो में आपका डेयरी प्रोडक्ट यानी कि मिल्क और वाटर को सही रेशो में निकाल। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि चाय सबको ही बनानी आती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कि आपका हमने दूध और पानी को सही डाला, लेकिन चाय पत्ती ज्यादा हो गई, चाय कड़वी हो गई, चाय पत्ती कम हो गई, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे चाय पी टेस्ट नहीं आया दोबारा से। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मिल्क और टी यानी कि चाय पत्ती और दूध की बात करें, तो यहाँ पे अगर इनकी क्वांटिटी में चेंज आया तो बेटा जी उसे रेशो नहीं बल्कि क्या कहा जाएगा, प्रोपोर्शन कहा जाएगा। क्योंकि चक्कर क्या है, जो पानी है और जो दूध है वो दोनों तो सेम यूनिट ऑफ मेजर है, किसका है बेटा जी, आपका लीटर का। और जो आपका चाय पत्ती है और जो आपका दूध है वो बेटा जी आपका किसमें अलग अलग यूनिट ऑफ मेजर है, यानी कि एक बेटा जी किसके अंदर है, चाय पत्ती किलोग्राम में आती है और जो दूध यानी कि डेयरी प्रोडक्ट जो है वो लीटर में आता है। तो जब भी ऐसी दो चीजों का कंपैरिजन होगा जिनका यूनिट ऑफ मेजर सेम होगा उसे कहा जाएगा बेटा जी आपका क्या, रेशियो। और जब भी ऐसी दो चीजों का कंपैरिजन होगा जिनका यूनिट ऑफ मेजर सेम नहीं बल्कि अलग अलग होगा उसे कहा जाएगा आपका क्या, प्रोपोर्शन। तो ये करूंगा क्या, तो इसीलिए मैंने लिखा है इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, और साथ के साथ में यहाँ पे लिख भी देता हूँ सेम काइंड का मतलब मैंने लिख दिया सेम यूनिट ऑफ मेजर, और साथ के साथ लिख देता हूँ बाय टी। ठीक है, और यानी कि आप जरा देखो, आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ एक एक करके। देखो एग्जांपल के तौर पे ए इज टू बी, जिसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, ए बाय बी, इसी बात को ए टू बी भी लिख सकते हैं। ध्यान रखो ये सारी बातें ध्यान रखना, क्योंकि कौन सी चीज पेपर में कैसे पूछा जाएगा नहीं पता, तो इसीलिए एक ही बात को अगर तीन तरीके से बोल सकते हैं, तीनों तरीके से। ठीक है, तो अब जरा देखो यहाँ पे एक बात और मैं बताना चाहूंगा, क्या देख लीजिए, वेयर ए जो है वो आपका है आपका एंटीसेड, और बी जो है वो आपका क्या है, कॉन्सिक्वेंट। जो न्यूमरेटर होता है उसे बेटा क्या बोला जाता है, आपका एंटीसेडेंट बोला जाता है, और जो डिनोमिनेटर होता है उसे बेटा क्या बोला जाता है, आपका कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। मुझे याद नहीं कि हमने स्कूल लेवल में कब पढ़ा, मुझे कभी याद नहीं कि मतलब याद करें, बड़ी दिमाग पे जोर डाले कि हमने कब पढ़ा था रेशियो प्रोपोर्शन, लेकिन मुझे कभी याद नहीं आता। हाँ कुछ बच्चे कहते नहीं सर हमने पढ़ा था, 7th में पढ़ा था, 8th में पढ़ा था, ऐसे बोल देते। कुछ बच्चे फिर उसके भी थोड़े से गुरु होते, वो कहते हैं हाँ हाँ सर चैप्टर नंबर 7 था। फिर एक बच्चा ये भी बोल देता सर ये जैसा क्वेश्चन आप करवा रही हो एक्सरसाइज 7.3 में था, पेज नंबर 108। मैंने कहा बस बेटा ज्यादा दिमाग पे जोर पड़ जाता, पिछले दिन की बातें याद ना है, मजाक कर लो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से आपका बच्चे कहते हैं कि ये था 7-8 में, लेकिन मुझे याद कभी आता है। तो यहाँ पे अब जरा देखो ए टू बी, ए बाय बी और ए टू बी, ये सब आपका मैंने लिख दिया। अब अगर बात करें तो आइए कुछ बातें डिस्कस करते हुए चलते हैं और देखिए क्या क्या लिखा हुआ। सबसे पहला
order of ratio is important. Order of ratio is important. Means A is to B is not equals to order of ratio is important. Means A is to B is not equals to B is to A. भाई सिंपल सी बात है, अकाउंट्स में ही पढ़ चुके आप ये सारी बातें. अगर मान लिया मैं कहता हूँ मैं आप में से किसी को पार्टनर बनाता हूँ और मैंने कहा भाई आपका और मेरा शेयर रहेगा, या मैं बोलूंगा मेरा और आपका शेयर रहेगा 2:1 में रहेगा, तो 2:1 का मतलब क्या होगा, आपका 66% जो है वो किसका होगा, मेरा होगा 66 पॉइंट समथिंग, और 33% किसका हो गया, आपका हो गया. तो अगर मैंने बोला कि मेरा और आपका शेयर बटेगा और 2:1 में बटेगा तो ये अलग बात है. अगर मैं बोल दूं कि मेरा और आपका शेयर रहेगा और 1:2 में रहेगा, तो इसका मतलब हम मुझे 33% मिलेगा और आपको 67%. तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ द रेशियो का सेम नहीं है. A is to B is not equals to B is to A. तो मैंने यही बात यहाँ पे नहीं लिखा, नहीं चाहिए और मैंने आपको समझाया नहीं. अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट देखो. हाँ जी, both terms of the ratio is multiplied or divide both terms of the ratio is multiplied or divide. ध्यान रखना प्लस और माइनस नहीं बोला है, सिर्फ क्या बोला है, मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर. Both terms of the ratio is multiplied or divided by the same non-zero number. ठीक है बेटा, यानी कि जो रेशियो होगी उसको आप अगर मान लिया मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो सेम नंबर से करते हो और नॉन जीरो तो होगा ही होगा. तुमने का जैसे क्या बताया, एग्जाम्पल के तौर पे यार एक बात है, अगर आपका लिखा जाए 100/45, तो आप सबको पता है कि 100/45 को जब आप यहाँ पे कट करोगे तो ऊपर बेटा जी मान लिया मैं कहता हूँ 5 से कट करते हैं तो ऊपर 20 आएगा और नीचे 5 आएगा. तो यानी कि जब आपने कट किया तो अलग अलग नंबरों से कट करा या सेम नंबर से, सेम नंबर से. ऊपर को भी 5 से भी कट करा है, नीचे वाले को भी 5 से ही कट करा है ना. आगे चल, इसके अलावा अगर मान लीजिए इसको और इसको कट करते हैं तो 5 4 से 20, 5 बन गया 5, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा, 4:1 आ गया. तो कहीं ना कहीं बोथ टर्म्स ऑफ द रेशियो अगर करना है तो मल्टीप्लाई कर लो या डिवाइड कर लो, जो करना है कर दो, लेकिन अलग अलग नंबर से नहीं बल्कि सेम नंबर से. तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में एग्रीड कर सकते हैं. आगे चलते हैं बेटा और आगे का पॉइंट डिस्कस करते हैं. हाँ, अगला पॉइंट लिख रहा हूँ मैं आपके सामने. रेशियो should be expressed
ratio should be expressed simplest way। तो अभी आपने देखा भी ना, जैसे 100/20 का डिवाइड तो आपने इसमें कर दिया 4:1 कर दिया, तो इसका मतलब रेशियो शुड बी एक्सप्रेस इन सिंपल। क्लियर है बेटा? चलिए, तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आपके साथ और हेडिंग बनाती प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशियो डिस्कस करते हैं और आपका यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले प्रॉपर्टी फॉर रेशियो ए टू बी for ratio A to B, the duplicate ratio is A square is to B square. The subduplicate ratio is, यहाँ पे आपका स्क्वायर रूट ऑफ ए हो गया और आपका स्क्वायर रूट ऑफ बी हो गया। डुप्लीकेट में बेटा जी क्या करते हैं, आपका स्क्वायर करते हैं और सब डुप्लीकेट में क्या करते हैं, स्क्वायर रूट। याद आ रहा होगा आपको ये सारी बातें। तो आगे चलते हैं, duplicate ratio is A cube is to B cube, the subduplicate ratio is cube root of A और क्यूब रूट ऑफ, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे चलते हैं और देखिए फॉर रेशियो A is to B and C is to D, the compound ratio is A by B multiply the C by B। कंपाउंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो ये AC हो जाएगा और नीचे आपका B, ठीक है। और देखिए ये आपके सामने मैंने डिस्कस कर दिया, फॉर रेशियो A to B and C to D, the compound ratio is A by B into A C by D, तो AC upon A B into। तुमने कहा सर और आगे चलते हैं, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं और अगला पॉइंट क्या है, फॉर रेशियो A is to B the inverse ratio is, for ratio A is to B the inverse ratio is B is to, ठीक है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात समझ में आती होगी। तो ये तो कुछ था बेसिक जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया।
अब देखिए पूरा का पूरा ठीक है, थोड़ा छोटा करके मैंने सारा लिख दिया आपके सामने, और ये इस तरीके से सारी बातें। अब बात आती है कि सर क्वेश्चंस, तो आइए क्वेश्चंस करके देखते हैं और डिस्कस करते हैं आपके साथ। 1 मिनट रुकिएगा बस, प्रोफाइल ढूंढने में टाइम लग गया। तो अब जरा देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो आइए डिस्कस करते हैं आपके साथ। हाँ जी, आराम से देखो जरा, जो मैंने अभी आपको सिखाया है उसके बेसिस पे हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बेटा। तो जरा सबसे पहले देखो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, और हाँ जी, तो देखो क्या लिखा हुआ है, कहता है द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। तो बेटा इनवर्स रेशियो अभी बताया था आपको, A:B का इनवर्स रेशियो क्या था, B:A। तो 11:15 का क्या है, 15:11। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज इज 3:4। अच्छी बात है। कहते हैं द एंटीसेंडेंट इज 15। तो बेटा एक बात बताओ कि अगर मान लिया एंटीसेंडेंट 15 होगा तो देखो दिमाग में क्या चलता है, सॉल्व नहीं करना, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा लिखना नहीं है, दिमाग में सॉल्व करते हैं। तो इसमें का एंटीसेंडेंट 15 बेटा मेरे दिमाग में चल, तो भाई इसका मतलब आपका न्यूमरेटर को किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 5 से, 3 into 5 15 होगा। और अभी अभी हमने प्रॉपर्टी सीखी है कि भाई आपका अगर हमें बेसिकली जब भी हमें रेशियो को मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो अलग अलग टर्म से नहीं बल्कि सेम टर्म से, और आपका कॉन्सिक्वेंट आएगा 3 into 5 15 हो गया, तो 4 5 आपका 15। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं और आपका डिस्कस करते हैं, जरा देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, कहता है द रेशियो ऑफ द क्वांटिटी 5:7। अच्छी बात है। कहता है द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, तुम सब जानते हो बेटा कि 5:7, तो अब इसका इनवर्स किया जाएगा तो 7:5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 7:5। तो अब बेटा जी अगर 7:5 हो जाएगा तो ऊपर 7 और नीचे 5, तो यही बोला है इसने कि अगर इसके इनवर्स का कॉन्सिक्वेंट क्या होगा, 5 होगा। तो ऑब्वियस है 5:7 को जब इनवर्स करेंगे तो 7:5 हो जाएगा, नीचे 5 होगा। तो इसीलिए उसने बोला है अगर कॉन्सिक्वेंट 5 होगा तो बताओ एंटीसेंडेंट क्या होगा। तो आंसर बेटा कुछ और नहीं बल्कि कितना होगा, 7। तो यहाँ पे आंसर लगेगा और कुछ और नहीं बल्कि कौन सा, आपका सी ऑप्शन, रीडिंग बस। अब आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखो क्या लिखा होगा, ये आपकी आईसीआई की बुक को इसे ही सॉल्व करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कहता है द रेशियो कंपाउंडेड हो। कंपाउंडेड वर्ड से याद आया कि भाई आपका हमें तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। तो बच्चे मल्टीप्लाई क्या होगा, सारे एंटीसेडेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, सारे कॉन्सिक्वेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि छोटे छोटे नंबर है तो क्वांटिटी हो जाता है। देखो 2 मल्टीप्लाई बाय 9 18 आएगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 5 90 आएगा, 90 मल्टीप्लाई बाय 8 720 आएगा। चलो जी ऊपर 720 आ गया। अब मल्टीप्लाई होगा सिर्फ एंटीसेडेंट्स का नहीं बल्कि कॉन्सिक्वेंट का भी होगा, और आपका कॉन्सिक्वेंट का जो मल्टीप्लाई है आइए वो कर लेते। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 होगा, और 72 मल्टीप्लाई बाय 10 720 होगा। ये काम अगर आप चाहो तो कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है ना, कैलकुलेटर आपके पेपर में अलाउड है। तो इन सबको जब कैंसिल किया जाएगा तो आंसर मेरा नहीं कुछ और क्या 1 आएगा या -1 आएगा, और आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। कहता है द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, आसान क्वेश्चन है बेटा।
डुप्लीकेट करना होता है तो स्क्वायर करना होता है और आंसर आएगा और 9/16 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। तुम सबको पता है सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट करना होता है, तो 25 और 36 का स्क्वायर रूट किया जाएगा तो बेटा 5:6 आएगा और कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन। द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2 का क्यूब, डुप्लीकेट में क्यूब करते हैं ना, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 8/27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? कहता है द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 27। तो ये पागल बना रहे, आसानी क्वेश्चन तो है तो सेम बात को रिपीट करे जा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कहता है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। बच्चे देखो सारा खेल किसका है? या आपको कैलकुलेटर पे करने का है, कैलकुलेटर से भी ज्यादा बड़ा खेल अपने दिमाग पे करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेटा जी मैं क्या करूंगा, जो मेरे को करना है मैं आपको लिख के दिखाऊंगा, जो मुझे करना है वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। देखो कैलकुलेटर में क्या करना चाहिए, अपने कैलकुलेटर उठाना चाहिए और लिखना चाहिए 4 मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर कितना बचा? 9, क्योंकि डुप्लीकेट रेशियो से कंपाउंड करते हैं ना बेटा, तो ये तो एवरीथिंग आएगा लेकिन इसका स्क्वायर करके आएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 9 हो जाएगा। कैलकुलेटर पे करना है 4 लिखना, ऑन का बटन दबाने के बाद, आई रिपीट, ऑन का बटन दबाने के बाद आप क्या करना, कैलकुलेटर 4 लिखना, फिर मल्टीप्लाई का साइन दबाना, फिर नो प्रेस करना, फिर उसके बाद डिवाइड करना, डिवाइडेड बाय नो करना, क्योंकि देख लो ना डिवीजन में है दोनों, और यहाँ पे इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 करना और फिर इक्वल प्रेस करना, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और मैं एक मिनट बताता हूँ आपको, हाँ जी मैं एक मिनट बता देता हूँ कैलकुलेटर पे। तो वैसे तो ये ओनली भी हो जाता है क्योंकि देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है, लेकिन फिर भी अभी मैंने जैसे बताया पहले उसको कंफर्म कर, तो दिख रहा है आपको 4 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 16 और आंसर आया, और बेटा जी आपका 0.25 है ना, और आपको दिख रहा है यहाँ पे 0.25 आ सकते हैं, तो किससे आ सकते हैं? बिलो ऑप्शन से। इसको अगर वैसे बात की जाए तो आप देखो एक और तरीके से सोच सकते हैं। उसमें बोला था कंपाउंड निकालो 4/9 का और 3/4 के डुप्लीकेट का, तो बेटा जब 4/9 लिखा जाएगा तो 4/9 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 का डुप्लीकेट, तो वो कितना हो जाएगा? 9/16। जब इन दोनों का कंपाउंड किया जाएगा तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, सबको पता है, और 4/16 आपका कितना हो जाएगा? 1/4। तो कैसे भी कर लो, ओरली भी कर सकते हो, कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हो, मैंने बता दिया। अब जैसे देखो यहाँ पे बोला है रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, कंपाउंडेड ऑफ वर्ड आती है आप सबको पता है मल्टीप्लाई करना, 4 यहाँ पे 3 का स्क्वायर और यहाँ पे 2 का क्यूब, तुमने का इसका भी कुछ होगा। देखो लिखा है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। एक बात याद रखना बच्चे, जब बीच में एंड वर्ड आता है, क्या बोला, जब बीच में एंड वर्ड आता है तो जो एंड है वो पहले वाले सेंटेंस का बाद वाली चीज से क्या कर देता है? आपका खत्म कर देता है। पहले वाली चीज से बाद वाली चीज का मतलब रिलेशन होता है खत्म कर देता है। तो यानी कि जब यहाँ पे लिखा था डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3, मैंने कहा जी लिखा था, तो कहता है डुप्लीकेट होगा और आपका 2:3 का होगा लेकिन 9:7 का नहीं। तो अब जरा देखो यहाँ पे अगर बात करें तो रेशियो कंपाउंडेड हो 4/9 मल्टीप्लाई डुप्लीकेट रेशियो 9 कितना होगा? 16 हो गया, और डुप्लीकेट रेशियो 2:3, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 8/27 और 9/7 एक्चुअल में तो ये करना है, तो मैं तो यही कहूंगा कि कैलकुलेटर उठाओ, सीधा लिखो बेटा 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय आपका कितना 8, फिर मल्टीप्लाई बाय 9, फिर उसके बाद डिवाइड प्रेस करो 9, फिर डिवाइड प्रेस करो 16,
फिर डिवाइड प्रेस करो 27, फिर डिवाइड प्रेस करो 7, और ये करने पे आंसर आता है उधर देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 7, और आंसर आ रहा है। और भाई आपका यहाँ पे 0.0952 0.0952। तो अब जरा देखो यहाँ पे अगर बात करें तो 0.0952 किससे बनता है, आइए जरा देखते हैं। ए ऑप्शन उठाया बेटा, आपका 2/7 से बनता है, 2 डिवाइड बाय 7 नहीं बनता बेटा जी, आपका 7/2 से बिल्कुल नहीं बनता, 2/21 से चेक कर लेंगे। हाँ बेटा बिल्कुल बनता। तो इस तरीके से अगर आंसर देखा जाए तो आपका आंसर आएगा, और कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कहता है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट रेशियो 4:5, ट्रिप्लीकेट रेशियो 1:3, सब डुप्लीकेट रेशियो 81:256 और सब डुप्लीकेट रेशियो 125 और 500। तो अब दिमाग चलाओ जरा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर पे लिखो। उसने बोला रेशियो कंपाउंड डुप्लीकेट ऑफ 4:5 बोला है तो 16 लिखा जाएगा, मल्टीप्लाई ट्रिप्लीकेट 1:3 का आएगा तो 1 का ट्रिप्लीकेट 1 ही आएगा, सब डुप्लीकेट किसका 81 और 256 का है तो मल्टीप्लाई में 9 हो जाएगा, और सब ट्रिप्लीकेट 125 और 502 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 सारे एंटी सेकेंड्स को मैंने क्या कर दिया था। अब क्या करना है, कॉन्सिक्वेंस से डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ मैं सारा काम। बेटा जी आपका डिवाइड बाय होगा, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेट था तो 25 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रिप्लीकेट था तो 27 से डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे सब डुप्लीकेट था तो बेटा जी आपका 16 से डिवाइड होगा, और क्योंकि यहाँ पे सब डुप्लीकेट था तो बेटा जी आपका 8 से डिवाइड होगा। अब कैलकुलेटर पे करके दिखाऊँ, अभी तो लिख के दिखाया था, क्योंकि बेटा आपको मैं कैसे कन्वे करूँगा, लिख के कन्वे करूँगा। तो यहाँ पे अब जरा देखो 16 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 27 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय लास्ट में 2। तो आंसर आ रहा है 0.008, आंसर आ रहा है 0.00833 आ रहा है रीडिंग बस। लेकिन आइए जरा देखते हैं 0.00833 किससे आता है, 4 बाय ए ऑप्शन लिया 4 डिवाइड बाय 5 में 2 करा कैलकुलेटर में, नहीं आ रहा बेटा 0.0078 आ रहा। फिर उसके बाद बी ऑप्शन में 3 डिवाइडेड बाय 32 करा, बेटा इससे भी नहीं आ रहा। फिर 1 डिवाइडेड बाय 12 करा तो आपका 0.0833 आ रहा है। और कई बार गलती हो जाती है बच्चों से, बच्चे इसमें लगा देते हैं आंसर आएगा। और कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है आंसर इसका सी ऑप्शन से 0.083, और मुझे क्या चाहिए बेटा 0.008। तो अब आगे चलते हैं और इससे आगे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 12th क्वेश्चन। तुमने कहा ये कैसे करेंगे बताओ। देखो बेटा जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में तो आप क्या देखोगे कि जैसे यहाँ पे ए की पावर कितना है बेटा और बी की पावर कितना है, ए की पावर कितना है नीचे भी 1 और बी की पावर भी कितना है, तो ऊपर के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल और नीचे के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल अगर सेम आता है, ऊपर के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल और नीचे के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल अगर सेम आता है तो एज इट इज बेटा ए की जगह 3 और बी की जगह 4 अप्लाई करते हैं। तुमने कहा जैसे बेटा यहाँ पे देख लो दिमाग लगा, आप सबको पता है ए की जगह तो दिया जाएगा बी की जगह, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 और 3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हुआ 12। एग्रीड बस नहीं देखो यार 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो ओरली कैलकुलेट हो जाएगा, कैलकुलेटर भी सिखाएंगे आपको। तो यहाँ पे आपका 6 और यहाँ पे 12 आपका 18 हो जाएगा। साथ के साथ बेटा जी सिर्फ एंटीसेडेंट
कॉन्सिक्वेंट को भी सिंप्लीफाई किया जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 हो जाएगा, 16 और 9 25 आ जाएगा। तो बेटा जी इसका मतलब 18/25 कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि आपको ये बातें समझ में आ गई। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं। और मैं एक चीज बता रहा था आपको, हाँ मैं आपको ये बता रहा था कि देखो हाँ जी एक मिनट देखो, कल को अगर मान लिया वहां पे अभी जैसे तो मैंने बताया टू ए प्लस में 3b था और उसके बाद 3a प्लस 4b है ना। तो मैंने आपको बताया कि भाई आपका a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है, ऐसे नीचे भी a की पावर भी 1 है और b की पावर भी 1 है। तो ऊपर के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल और नीचे के सभी वेरिएबल्स की पावर का टोटल कैसा है, सेम है। तो कहा अगर कल को ये छोड़ो, अगर इसकी जगह पे ऐसा होता तो a की जगह कितना 22 होता और 3b की जगह बेटा कितना 18। तो ऊपर दोनों के वेरिएबल्स की पावर का टोटल कितना होगा 50। हम नीचे देखो तो a की पावर कितना आपका 1 है और 3b की पावर कितना है 49। अभी बेटा जी आपका a और b की पावर का टोटल डिनोमिनेटर में कितना है 50। अभी भी आप क्या करोगे, अगर आपको a का रेशियो दे रखा है a और b का 2:3 तो आप a की जगह 2 पुट करोगे और b की जगह 3 पुट करोगे। समझ रहे हो बात को। तो हमेशा आपको ये याद है, तुमने कहा सर अगर मान लिया ऐसे मैच ना करें, अगर मैच नहीं करे तो फिर बेटा जी सिंप्लीफाई करा जाएगा और आपका जैसे a/b = 2/3 तो बेटा a = कितना हो जाएगा 2/3 और फिर जहाँ जहाँ a है वहां पे भी b की वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके और आंसर को फाइंड करना। तो जब वैसा क्वेश्चन आएगा तो वही बताया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। एमसीक्यू में दोनों बातें देखी जाती है ना बेटा, क्वेश्चन ट्रिकी भी हो लेकिन टाइम कंज्यूमिंग ना हो। और अगर आए तो वो सब बातें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उम्मीद करूंगा अभी आपको ये वाली बात क्लियर हो गई। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस है। कहता है क्वेश्चन नंबर 13 ये आपका 2 नंबर आर इन द रेशियो 2:2, ऐसे दो नंबरों की तलाश है जिनका रेशियो 2:3 आएगा। अगर 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा उनमें से तो उनका रेशियो 3:5 हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई सॉल्व मुझे करना है, तो मेरा दिमाग में चला भाई 16 और 24 अगर इसे 4 से 8 से डिवाइड किया जाए तो 8 × 16 हाँ भाई 3:3 बिल्कुल आ रहा है 2:3। और अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बोला, अगर हम क्या कर दें 4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो बेटा 16 में से 4 गए तो क्या बचा 12 और 24 में से 4 गए तो क्या बचा 20 और 12 और 20 का रेशियो कितना है 4 की 12। कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर क्या बोला, कंडीशन सेटिस्फाइड, आंसर। आगे देखो, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। 14 में लिखा है द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:7:2। आपका जो एंगल्स है ट्रायंगल के वो का ये रेशियो। मुझे आज तक ध्यान में पहली बार जब ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो मेरे माइंड में पता क्या चला था कि ना रेशियो मेंटेन करवा देंगे और तीनों एंगल्स का टोटल 180 डिग्री निकलेगा, क्योंकि सबको पता है ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री होता है, सभी का टोटल सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। लेकिन फिर जब मुझे ध्यान में पहली बार जब पढ़ा तो क्या बताओ, आपका पहला ऑप्शन देखा 180 डिग्री टोटल, इसमें भी 180 डिग्री। मैंने कहा इसका मतलब वो तरीका तो बीच में मैं सोच रहा हूँ। अब कह रहे क्या कर रहे थे, तो बेटा जी एकदम से बात समझ में आई यार आखिरी रेशियो क्या है, क्योंकि आखिरी रेशियो 11 है तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो मैच करता है, क्योंकि बेटा जी आखिरी एंगल 11 के मल्टीपल में नहीं है।
फिर उसके बाद आपका बी ऑप्शन की अगर बात करें तो बी ऑप्शन जो है उसमें आपके एंगल कितना है 80 डिग्री। तो 80 डिग्री जो है वो भी 11 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो ना तो ए होगा ना होगा। सी चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ 99 लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 11 में 9 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे 7 में भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 में भी 9 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका 9 इंटू 2 18 आ रहा है, 9 इंटू 7 63 आ रहा है, और 9 इंटू 11 99 आ रहा है। तो भैया सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर पा रहा है, इसका आंसर होगा और आपका बल्कि सी ऑप्शन। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट 15 क्वेश्चन। कहता है डिवीजन ऑफ रुपीज 322 बिटवीन एक्स एंड वाई विद द रेशियो ऑफ 11:7। टोटल देखा 324 आ रहा है, हाथी आ रहा है, 324 आ रहा है, हाथी आ रहा है, 324 आ रहा है, हाथी आ रहा है। लेकिन बेटा यहाँ पे आप देख सकते हो ना तो ऑप्शन आंसर बनना चाहिए, ना बी ना सी, क्योंकि ना तो आप सबको पता है ना तो 204 11 का मल्टीपल है, ना 211 के टेबल में आता है, ना 180। तो इसीलिए बेटा इसका आंसर होगा और कुछ और नहीं बल्कि आपका सही आंसर डी है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लियर हो। ठीक है बेटा, आगे चले तो क्वेश्चन नंबर 16 और देख लेते हैं। कहता है आनंद अंश की 18 7 एंड 19 12। तो अब क्या है 80 रुपये 7 घंटे में और 90 रुपये 12 घंटे में। कुछ बच्चे इसका जवाब देते हैं बड़ी जल्दी से, सर एक तो बेटा जी गलती है, का क्या गलती ये है बेटा कि आपको पता होना चाहिए कि रेशियो का मतलब मैंने क्या बताया, इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम टाइम, सेम यूनिट ऑफ टाइम। आनंद के पैसे 7 घंटे की और प्रमोद के पैसे 12 घंटे, ये गलती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आनंद के पैसों को भी 1 घंटे का निकाला जाएगा 80/7 और प्रमोद के पैसों को भी 1 घंटे का निकाला जाएगा 80/12। अब उसके बाद बेटा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया बेटा 80/7 मल्टीप्लाई बाय 12। तो ये आपका फाइनल आ रहा है, तो ऊपर 96 आ रहा है, नीचे 63 आ रहा है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मैच करेंगे ये। चलिए तो एक काम करेंगे बेटा, जैसे आज की क्लास में हमें ओवर भी देना था, तो आपको हमने यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया कि किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करूंगा कि अभी तक बताया था वो सारा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है।